केजरीवाल इन सबको मैं पहले गाली दिया करते थे। मैं उस पर भी आ रहा हूं। मैं आलोक वत्स जी के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि जेडीयू के प्रवक्ता शायद टेक्निकल रीजन से जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। पर आलोक वत्स जी, मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, ये बीजेपी के नेता भले ही कहें कि नीतीश कुमार का एक्सेप्टेंस नहीं है, उनका क्रेडिबिलिटी डाउन हो रहा है, पर ये काम तो विपक्ष ने इसलिए दिया है क्योंकि उनका विपक्षी नेताओं में क्रेडिबिलिटी है, लोग उनसे बात कर रहे हैं। और जब से कांग्रेस ने ग्रीन सिग्नल दिया है, नीतीश कुमार के चेहरे पे खुशी देखी जा सकती है। सवाल उठता है उनके अनुभव का, और इसी अनुभव की वजह से वो नवीन पटनायक को साथ ला सकते हैं। कई सालों तक ममता बनर्जी एनडीए के साथ थी, उनको जोड़ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल से भी उनकी मुलाकात प्रोडक्टिव रही, जाहिर तौर पर वो भी साथ आ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे को भी नीतीश कुमार अपने साथ ला सकते हैं, ये बात भी सामने आ रही है। अब सवाल ये बोलो। उठता है कि जिस जिस हेलो। जिस चीज को लेकर के बार बार बीजेपी वाले कह रहे हैं कि खुद उन्हीं की प्रासंगिकता नहीं राजनीति में, उन्हीं की क्रेडिबिलिटी नहीं रही, वो कैसे आ जाएंगे हमारे साथ? क्या ये संभव है? देखिए पंकज जी, इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार की अपनी एक क्रेडिबिलिटी है। ये जितने भी आपने नाम गिनाए, खड़गे जी, राहुल जी, ममता जी, अखिलेश जी, केजरीवाल जी, उद्धव ठाकरे जी, केसीआर के साथ तो अभी उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है, नवीन पटनायक जी, इस कड़ी में स्टैलिन और जगमोहन रेड्डी का नाम किसी ने लिया नहीं। मायावती जी से भी उनके ठीक ठाक संबंध है, शरद पवार जी से बहुत अच्छे संबंध है। तो अभी जो ये कवायद चल रही थी कुछ दिनों, देखिए ये कवायद आज की नहीं है, कुछ दिनों से ये कवायद चल रही है विपक्षी एकता की, और ये तय तय फिक्स हो जाती थी, क्योंकि हर आदमी की अपनी महत्वाकांक्षा ऊपर आ जाता था कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं, केजरीवाल ने कहा प्राइम मिनिस्टर तो मैं, जगमोहन रेड्डी ने कहा प्राइम मिनिस्टर तो मैं, अखिलेश के लोग भी उनका नाम लेते थे कि अगला प्राइम मिनिस्टर फेस ये है। वेस्ट बंगाल से आवाज आती थी कि ममता बनर्जी है इसकी सबसे उपयुक्त, राहुल गांधी के लोग उनको पोर्ट्रे करते थे। तो फिर ये नहीं, आलोक जी, पर अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी लोग अपने एम्बिशन को पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। एक बात मैं आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा था जब आपने बीच में टोक दिया। जी हाँ, नहीं, ये मेरी मेरी बात भी सुनिए जानकारी पंकज है। जी। जी पंकज जी मुझे कंप्लीट, मैं उसी पे आ रहा था, तो वो सब चीजें हवा में उड़ जाती थी। लेकिन इस बार जो कवायद हुई है नीतीश कुमार के द्वारा, बिकॉज इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार की अपनी एक बहुत लंबी एक्सपीरियंस है राजनीतिक, और ये जयप्रकाश जी के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, तो ये जानते हैं चीजों को कैसे संभाला जाता है। और इनके व्यक्तिगत संबंध इन सारे नेताओं से बहुत अच्छे रहे हैं, कभी भी कोई इस तरीके का बयान एक दूसरे के बारे में नहीं दिया है राजनीतिक पटल पर कि जिससे कोई ऐसी संभावना प्रतीत हो कि इनमें किसी तरीके की दुश्मनी थी। अगर इसको ये जोड़ने में कामयाब होते हैं, इसका अभी संभावना बहुत दूर दूर तक ठीक नहीं लगता है, क्योंकि ये जितने क्षत्रप नेता हैं इनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, और इनके लोग भी उस तरीके, देखिए जनता पार्टी का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूं, तो जनता पार्टी के साथ एक सबसे बड़ा फैक्टर था कि दे हैड ए जयप्रकाश, जो इन नेताओं से बहुत टॉल थे लोगों के सामने, और उनके समक्ष लोग मर्ज कर गए। ये तो कवायद हो रही है जोड़ के इकट्ठे चुनाव लड़ने की, उसमें तो पार्टियां मर्ज हो गई, लेकिन जो धरातल पर लोगों ने देखा कि पार्टी मर्ज की पर वर्कर नहीं मर्ज कर पाए, मन मर्ज हो गया लेकिन दिल मर्ज नहीं हुआ। अंतोगत्वा उसका परिणाम 18 महीने में क्या हुआ ये भी हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात आएगी जब ये मर्ज करेंगे कि ये केकड़ों की एक जमात है, इसमें कौन होगा लीडर इनका, इस पर फैसला बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अगर ये जीत कर आते हैं, जिसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है, तो ये कैसे बंटवारा करेंगे और कैसे ये आगे मिलके चलेंगे। मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं, लेकिन अभी प्रेम जी जुड़े हैं, मैं प्रेम जी के पास सीधा जाना चाहता हूं। प्रेम जी, हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि सभी दल
एक साथ चुनाव लड़ने को तो तैयार हैं जिनके साथ नीतीश कुमार मिले हैं, पर स्वरूप क्या होगा इसको लेकर के अभी कोई तय तमन्ना नहीं हुआ है। सवाल यही उठता है बार बार कि नवीन पटनायक से भी नीतीश कुमार मिलेंगे, ये भी बात तय है। और मई के तीसरे सप्ताह में तमाम बड़े दल के नेता जो बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी साथ आ रहे हैं, वो पटना में सब इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि ये प्रपोजल ममता बनर्जी के तरफ से दिया गया था। प्रेम जी, ठीक है, आप एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और आप चुनाव लड़ने को तैयार भी होते हैं। मैं पहले ये सवाल पहले ऋषि मिश्रा जी से ले लेता हूं और उसके बाद जवाब के लिए आपके पास आऊंगा। ऋषि मिश्रा जी, आपके लिए डिफिकल्ट तो पटना में ही 7 दलों को सीट अलोकेट करने में होगा। ये बड़ी डिफिकल्टीज होगी कि 40 सीटों में कौन किस पे लड़े, और उसके बाद अगर जब तक ये स्वरूप तय नहीं होगा कि तमाम सियासी पार्टियां किस आधार पर लड़ेंगी, क्या आपको लगता है आप जनता के बीच ये मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे कि बीजेपी को हराना इसलिए जरूरी है और आप सरकार बनाने वाले हैं? जनता तो ये बात पूछेगी कि आप सिर्फ बीजेपी को हराने की बात तो करते हैं, लेकिन आपस में आप किस तरीके से साथ आए हैं इसको लेकर के तो कोई क्लैरिटी नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि यहाँ पर हमारा मकसद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही हराना नहीं है, हम ऑल्टरनेटिव प्लान लेकर आएंगे। अभी तो शुरुआत है ना, हमने तो वही कहा ना शुरू में, मुश्किल है लेकिन होके रहेगा, क्योंकि हम लोगों को करना देश के हित में बहुत जरूरी है। और अब जब यहाँ की बात करते हैं, 40 सीट की बात करते हैं, तो 7 पार्टीज हम लोग यहाँ पर साथ हैं और हम सबका मकसद यहाँ पर एक ही है कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर लोकसभा में खाता नहीं खुलने देना है। और जहां तक हमारे भाई, हमारे जो स्पोक्सपर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल के और जनता दलियों के वर्कर्स के बीच में आपसी तालमेल नहीं है, तो हम उनसे छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहेंगे। बस 6 साल पहले चले जाएं, 6 साल पहले चले जाएं, 2015 में जब मोदी जी का आंधी था पूरे देश में मोदी जी का आंधी था। 2014 का लोकसभा चुनाव खत्म हुआ था, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू जब साथ आए थे तो 50 सीट पर सिमट के रह गई थी भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए इस चीज को भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और हम तो आरजेडी और जनता दल यू के जो वर्कर्स है, एक चीज समझिए, हम लोग तो का जो बेस है एक ही बेस है और हम लोग एक ही स्कूल से आगे निकले हैं और किसी इशू पे आपको अलग हुए थे, लेकिन आज राष्ट्र के हित में, देश के हित में, राज्य के हित में हम सब मिलकर देश को ऑल्टरनेटिव प्लान देंगे, ऑल्टरनेटिव नेता देंगे और ऑल्टरनेटिव सरकार देंगे। इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अखिलेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रेम जी, पहले प्रेम जी की भी बात सुन लेते हैं, अभी जुड़े हैं हमारे साथ। प्रेम जी, ये बताइए, क्या झारखंड में मुश्किल नहीं होगा शिबू सोरेन के लिए कि वो ऐसी पार्टियों को जगह दे जिसकी वहां पर कोई बड़ी हैसियत नहीं है? और चलिए, झारखंड में फिर भी कांग्रेस हेमंत सोरेन की एलाय है, पर उड़ीसा में नवीन पटनायक कैसे समझौता करेंगे सीटों का कांग्रेस के साथ? ये कैसे पॉसिबल होगा? इकट्ठा होने की बात तो है, कर रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन वैसी पार्टियों को एक साथ कैसे लाएंगे जो एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ती हैं? जी पंकज जी, अभी ये जो कवायद हो रही है इसमें और इससे पहले होती रही कवायद में जो बड़ा फर्क है, वो फर्क ये है कि कांग्रेस ने एक तरह से हरी झंडी दे दी है और अपने अतीत में कांग्रेस ने कभी भी, जब उसको अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, एक अल्पमत वाली सरकार नरसिम्हा राव जी के समय बनी थी, इसके अलावा कोई उदाहरण नहीं है कि कांग्रेस ने लीडरशिप की हो गठबंधन की, यूपीए के अलावा। यूपीए तो एक गठबंधन था, उसके अलावा तो अभी उन्होंने नीतीश कुमार जी को एक तरह से छोड़ दिया है कि आप करिए जो करना चाहते हैं, हम सरकार बनाने के लिए आगे नहीं जाएंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। ये ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ये गतिविधि तेज हुई। तो ये एक चीज तो मान लीजिए कि
जो 2024 उसमें कांग्रेस सरकार बनाने के लिए आगे नहीं आने जा रही। सरकार बनाएंगे कांग्रेस के अलावा कोई दल, तो नीतीश कुमार जी हैं, ममता जी हैं, दूसरे सारे लोग हैं। एक पहलू तो ये हो गया कि इनमें नेता कौन है, ये सब सारी चीजें हैं। मगर दूसरी बात यह है जो आप कह रहे हैं कि कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा, कैसे एडजस्ट करेगा अपने सहयोगी दलों को, खास करके सीटें लड़ाने के मामले में। तो एक तो उदाहरण है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय दल को यानी नीतीश कुमार जी को अपने साथ जोड़ने के लिए अपनी जीती हुई 5 सीटें दे दी थी। क्यों? नीतीश कुमार जी का तब कहना होता था कि आप तो केंद्र में सरकार बना लीजिएगा, हमको क्या मिले, तो आपको लीजिए, हम अपना भी 5 सीट देते हैं। ये हुआ था। आज की तारीख में कांग्रेस ने कहा कि हम नहीं सरकार बनाएंगे, हमको क्या मिलेगा, तो जो थोड़ी बहुत आप अपने इलाके से हमें सीट दे दीजिए लड़ने के लिए, वो हमारी अचीवमेंट होगी, हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे इस चुनाव में, और क्षेत्रीय दल को आप आइए सत्ता में मिल करके। ये जो खुल्लम खुल्ला ऑफर है, तो इसमें क्षेत्रीय दलों के लिए एक सेक्रीफाइस का भी भाव है, एडजस्टमेंट का भी भाव है, सत्ता में आने की ललक है, और इस कांग्रेस के लिए अवसर है कि इस मौके पर वो अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ी बढ़ा ले। यही वो कॉमन पॉइंट है, गम है जी। मैं प्रेम जी आपकी बात समझ गया। और अब अनिल कुमार सिंह जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन पहले जवाब ले लेते हैं अखिलेश सिंह जी से। अखिलेश सिंह जी, आपके लिए बड़ी चुनौती होने वाली है अगर ममता और नवीन पटनायक सारे लोग इनके साथ आ जाते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि 18 सीटें जो आप बंगाल में जीत करके आपने धमाकेदार एंट्री की थी, उस पे बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। उड़ीसा में भी आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली नहीं है। लेकिन उससे अलग मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि बिहार में आपके पास कोई मेजर पॉलिटिकल एलाय नहीं है। कैसे आप उम्मीद करते हैं कि 2019 के परफॉर्मेंस को आप रिपीट कर पाएंगे? देखिए, एक